सभी शिक्षकों और छात्रों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम पिछले दो वीडियो से अलंकारों पर चर्चा कर रहे हैं। अलंकार में हम 9 अलंकारों की बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सीबीएसई की कक्षा 10वीं में अलंकार निर्धारित हो चुके हैं, तो इसको हम 3 भाग में समझेंगे। पहले 2 भाग बनाए जा चुके हैं, आप चैनल लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 में 3 अलंकार, भाग 2 में 3 अलंकार, और अब ये तीसरा भाग आपके सामने है। इसमें हम 3 अलंकारों की बात करेंगे। और आज जिन अलंकारों की बात करेंगे वो है मानवीकरण, अतिशयोक्ति और श्लेष अलंकार। देखिए, सबसे पहला वीडियो आप ज़रूर देखें और दूसरा भी देखें, क्योंकि अलंकार जो है हमारे जीवन का हिस्सा है। हम बार बार ये दोहराते आ रहे हैं, ये एक व्याकरण का विषय नहीं है। अगर आप इसको सिर्फ व्याकरण तक सीमित रखते हैं तो उससे होता क्या है कि आप उसको रटने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है सिर्फ आपको अंक प्राप्त करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर गीत, हर भजन में, फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखने में अलंकारों का बहुत खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है। हर कवि, हर लेखक, हर रचनाकार, फिल्म को के स्क्रिप्ट राइटर बेहद अच्छी तरह जानते हैं कि उनको अलंकार कहाँ पर प्रयोग करना है। उनको ये भी पता है कि अलंकारों के प्रयोग से वो अपनी भाषा को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने नाटक को, अपनी गज़ल को, अपनी भजन को, यानी हर चीज़ को जो कि पब्लिक से जुड़ी हुई होती है, उसको वो बहुत खूबसूरत, प्रभावशाली बना करके मन चाहे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यानी अलंकार के बिना आप जी नहीं सकते। अलंकार आपकी भाषा में इतना घुल मिल गए हैं। आप देखिए, वो अलग बात है आप उसको जानते नहीं हैं। आप जाने या ना जाने, ये सच्चाई है कि अलंकार आपके साथ जीते हैं और आप अलंकारों के साथ जी रहे हैं। जाने अनजाने आप बहुत से अलंकारों का इस्तेमाल करते आए हैं। और रचनाकार, फिल्म इंडस्ट्री और जितने भी गीत लिखने वाले लोग हैं, उनकी तो कमाई का और प्रसिद्धि का आधार ही अलंकार है। ये हमें समझ लेना चाहिए। और सभी शिक्षक जो कि हिंदी पढ़ाते हैं, उनको भी पढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने विषय को सिर्फ परीक्षा केंद्रित ना बनाएं। आप उस अपने विषय को जीवन केंद्रित बनाएं, लाइफ सेंटर्ड बनाएं, एग्ज़ाम सेंटर्ड ना बनाएं। लाइफ सेंटर्ड बनाने से बच्चा अपने माहौल को अपने विषय से जोड़ पाता है और आपके विषय की उपयोगिता समझ पाता है। आप अगर उसको सिर्फ किताबी भाषा का ज्ञान करवाएंगे तो बच्चा कुछ ही समय में बोर हो जाता है। वही रटे रटाए कुछ उदाहरण होते हैं, मैं देखता हूँ बुक पुस्तकों वाले, बार बार हम उसी को करवाते रहते हैं। आप गहराई में जाकर के देखिए, आपको अलंकारों के बहुत खूबसूरत उदाहरण मिलेंगे। और बच्चे अपने आप फिल्मी गीतों से, कविताओं से, भजन से, गज़ल, मतलब आसपास के माहौल को अपने विषय के साथ जोड़ सकेंगे। शिक्षकों से मेरा विशेष अनुरोध है कि अलंकार को एक्टिविटी के रूप में पढ़ाएं, गतिविधि के रूप में पढ़ाएं। फिल्मी गीतों का यथासंभव इस्तेमाल करें, संवादों का इस्तेमाल करें, गीत, गज़ल, भजन सभी का इस्तेमाल करें जो बच्चों को पता है। अगर आप ऐसे उदाहरण देंगे जो बहुत क्लिष्ट हो, कठिन हो, तो बच्चों को लगेगा ही कि ये बहुत बोझिल विषय है। जबकि अलंकार जो मैंने खुद पढ़ा के देखा है, अभी जितने भी उदाहरण आपको इसमें मिलेंगे, सभी शिक्षक और विद्यार्थी ध्यान दें। ये अलंकारों के जो उदाहरण हैं, ये मेरे 10 से 15 वर्षों के अनुभव पर आधारित हैं। और ये जो परिभाषाएं हैं, उदाहरण हैं, बहुत सरल शब्दों में समझाए गए हैं। किताबी और क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। इसलिए क्योंकि आप ध्यान से इसको समझ पाएँ, बच्चे भी समझ पाएँ और शिक्षक भी समझकर अच्छे से समझा पाएँ। शिक्षकों से मैं बार बार अनुरोध करना चाहूँगा कि किताबी उदाहरण बाद में दें, पहले सरल उदाहरण दें, जिससे बच्चा अलंकारों को अपने आसपास की चीज़ समझ सके, अपने माहौल से उसको जोड़ सके। जब वो अपने माहौल से जोड़ पाएगा तो आपका समझाना आसान हो जाएगा। उसके बाद अब कविताओं के उदाहरण दीजिए, कठिन कविताओं के उदाहरण भी दे सकते हैं, क्लिष्ट शब्द वाले भी दे सकते हैं, लेकिन हमें सरल से कठिन की ओर बढ़ना है। यदि आप कठिन से सरल की ओर बढ़ेंगे तो बच्चा पहले ही परेशान हो जाएगा कि ये हम क्या पढ़ने लगे। वैसे भी हम बात अभी जैसे सीबीएसई की कर रहे हैं, तो सीबीएसई के जो स्कूल हैं वो अंग्रेज़ी माध्यम के हैं, तो उसमें बच्चों का जो हिंदी के प्रति रुझान कई बार कम देखने को मिलता है। इस रुझान को एक चरम स्तर पर और बहुत रुचिकर बनाने के लिए आपको ही प्रयास करना होगा। हिंदी को जब भी पढ़ाएं, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ाएं, गर्व के साथ पढ़ाएं
और अपने ज्ञान का इतना विस्तार करें कि आपका विषय बच्चों का चहेता विषय बन जाए। विषय को इंटरेस्टिंग बनाना, रुचिकर बनाना एक शिक्षक के हाथ में होता है। अगर आप उसको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और लिटरेचर जितना पुस्तकों में लगा वहीं तक सीमित कर देते हैं तो वो तो कहीं भी मिल जाता है। आपकी अपनी पहचान क्या है? जब तक आपकी अपनी पहचान नहीं दिखेगी विषय में, बच्चा भी आपको नहीं पहचानेगा। आप विषय को आसपास की दुनिया से जोड़िए, अलग अलग उदाहरण दीजिए, बच्चे के सामने उस विषय की उपयोगिता सिद्ध कीजिए। जब बच्चा उसको उपयोगी मानेगा तो देखिए वो कितने अच्छे अच्छे उदाहरण देना शुरू करेगा। मैंने तो अपने जीवन में यही महसूस किया है, वही ज्ञान मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। आज के जो 3 अलंकार हैं हम उनकी बात करेंगे और आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से सभी शिक्षक जो हिंदी पढ़ा रहे हैं और सभी बच्चे जो हिंदी पढ़ रहे हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलने वाली हैं। बहुत सरल शब्दों में हिंदी को एक नए फ्लेवर में, एक नए रंग में प्रस्तुत करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। सिर्फ किताबी भाषा नहीं, अनुभव की भाषा आपको इसमें मिलेगी। आप डिबेट कंपटीशन हो, यानी हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता हो, भाषण प्रतियोगिता हो, यहाँ तक कि स्क्रिप्ट लिखना हो, किसी से बात करना हो, अपने उत्तर को बहुत खूबसूरत तार्किक बनाना हो, ये सभी सवालों के जवाब आपको इस चैनल में मिलेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप इसको लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए हम इसलिए कहते हैं, कई बार क्या होता है कि आप यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहे होते हैं, अचानक कोई चैनल सामने आता है और आप 5 मिनट देखते हैं, अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहते हैं और आपको पता चल जाता है कि हाँ क्या क्या नई बातें हो रही हैं। और आपकी जानकारी में हो या ना हो, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब किया है, आप जानते हैं, तो आपके पास जो नई नई जानकारी चैनल के माध्यम से आएगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। इस चैनल का जो अनमोल ज्ञान है आप उससे वंचित नहीं रहेंगे। तो इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। शिक्षक विशेष रूप से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आने वाले समय में मैं हिंदी पढ़ाने की नई नई विधियाँ और साथ में गतिविधियों की विशेष रूप से चर्चा करूंगा, जिससे आपका हिंदी को पढ़ाने का तरीका और बच्चों के लिए हिंदी को समझने का तरीका बहुत रुचिकर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आज की कक्षा शुरू करते हुए बात करते हैं अलंकारों की। देखिए, आज जो हमारा अलंकारों के जो हम बेसिक बातें कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो जियो यहाँ पर बना हुआ, ये भाग 1 भाग 2 में पहले ही बताया जा चुका है। मैं यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज करूँगा, उसकी पुनरावृत्ति करूँगा। अलंकार का अर्थ, अलंकार के भेद, उदाहरण तथा अभ्यास और अलंकार का महत्व। अलंकार के महत्व की हम बात कर चुके हैं, यानी हमारे जीवन का एक हिस्सा है अलंकार, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारे आसपास के माहौल में अलंकार ही अलंकार है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने बताया, गज़ल हो, भजन हो, फिल्मों की स्क्रिप्ट हो, हर कहीं आपको अलंकार देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अलंकार का अर्थ। अब अलंकार का अर्थ क्या है इसकी बात करेंगे। उदाहरण अभ्यास तो हम बात करेंगे। अलंकार के भेद, जो हम 9 भेदों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें से भाग 1 में 3 भेद, भाग 2 में 3 भेद, और अब ये तीसरा भाग चल रहा है, इसमें 3 भेदों पर हम चर्चा करेंगे। देखते हैं आगे आकर के हम यहाँ पर देखिए, अलंकार का अर्थ क्या है। अलंकार का अर्थ है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या जेवर। अब पर अभी मैं इसमें विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि इसके लिए वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसके लिए भाग 1 और भाग 2 आप देख सकते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या जेवर, यानी कि ज्वेलरी जो है अलंकार का वर्ड मीनिंग होता है। अब आगे देखिए, जिस प्रकार आभूषण यानी जेवर स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि कर देते हैं, उसी तरह से शब्द या कुछ शब्द होते हैं ना, या उसका मीनिंग जो होता है, दोनों मिलकर के हमारी भाषा या साहित्य के सौंदर्य में वृद्धि कर देते हैं। यानी कि आप जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए काम आता है जेवर, गहने, ज्वेलरी, उसी प्रकार से भाषा के कुछ प्रयोग होते हैं जो भाषा को बहुत इफेक्टिव बनाते हैं, बहुत प्रभावशाली बना देते हैं लोगों के बीच में। आपकी भाषा एक जादुई असर करती है। आप कहते हैं ना, देखो उस कवि की भाषा कितनी अच्छी है और मोदी जी की भाषा कितनी अच्छी है। तो ये भाषा का जो तरीका है, नए नए मोदी जी, आपने देखा मोदी जी बहुत अच्छे अच्छे वाक्य प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उसमें मुहावरे भी आ जाते हैं, नई नई शब्दावली आ जाती है। उनकी भाषा का एक जादुई प्रभाव पड़ता है। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे, ध्यान से अगर उसका विश्लेषण करने लगेंगे तो आप देखेंगे उसमें बहुत अच्छी तरह से उसमें अलंकारों का इस्तेमाल होता है। और बहुत जो कुशल वक्ता हैं वो भाषा की जादुई शक्ति से वाकिफ़ हैं, परिचित हैं, वो उसमें अलंकारों का जाने और अनजाने प्रयोग करते ही हैं। तो ये है अलंकारों का सौंदर्य, अलंकारों का प्रभाव। यानी जो ये
अलंकार अपनी भाषा को जब हम प्रभावशाली बनाते हैं तो बिना अलंकारों के आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आगे हम देखते हैं। आज हम देखिए जो हमारे टोटल अलंकार हैं, अनुप्रास जिसकी हम बात कर, यमक की हम बात कर चुके हैं, उसके बाद हम विप्सा और पुनरोक्ति की भी बात कर चुके हैं। भाग 1 आप देख सकते हैं। भाग 2 में हमने बात की उपमा अलंकार की, रूपक अलंकार की, उसके बाद हमने उत्प्रेक्षा अलंकार की भाग 3 में बात की है। और आज जो हम बात करेंगे वो है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, दूसरा होगा हमारा मानवीकरण अलंकार और तीसरा होगा हमारा श्लेष अलंकार। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए पहला है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष बहुत खूबसूरत अलंकार है। श्लेष का अर्थ है चिपका होना, यानी शब्द एक ही बार प्रयोग हो रहा है कहीं पर। देखिए श्लेष अलंकार का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी कवि को या किसी भी रचनाकार को भाषा पर उसका बहुत ज़बरदस्त अधिकार होना आवश्यक है। श्लेष अलंकार में किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है, लेकिन उस एक शब्द में अर्थ बहुत सारे छुपे होते हैं, यानी उसके हिडन मीनिंग होते हैं। मतलब उसमें एक से अधिक अर्थ छुपे हैं। शब्द एक ही बार है, ध्यान से सुनिए, शब्द एक से अधिक बार इस्तेमाल नहीं होगा, शब्द एक ही बार इस्तेमाल होगा, लेकिन उसमें अर्थ एक से अधिक होंगे। जितने भी ये कॉमेडी सीरियल चलते हैं जहाँ पर आप देखते हैं कोई छुपा हुआ अर्थ होता है, वो कहते कुछ है, उसका अर्थ कुछ और निकलता है, जिसको सिंपल भाषा में हम डबल मीनिंग बोल देते हैं। वैसे डबल मीनिंग हम गलत अर्थ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जो जहाँ पर भी इस तरह के प्रोग्राम चलते हैं जहाँ पर कुछ छुपा हुआ अर्थ होता है, कहते कुछ है लेकिन मीनिंग कुछ और निकलता है, तो वहाँ पर दो दो अर्थ होते हैं। एक तो वो जो आप समझ रहे हैं, एक वो जो छुपा हुआ है, यानी कि एक सामने का अर्थ है, एक हिडन मीनिंग है। दोनों अर्थ निकल रहे हैं एक ही शब्द से, इसलिए इसको श्लेष अलंकार बोलते हैं। अब डेफिनेशन देखते हैं। जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार हो, यानी कि किसी भी कविता में, रचना में, किसी संवाद में जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार हो, सिर्फ एक बार, लेकिन अर्थ एक से अधिक हो, यानी उसी शब्द में अर्थ एक से अधिक निकले उसके, तो हम वहाँ पर कहते हैं श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब ऊपर की जो लाइन है, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें कोई अलंकार नहीं है, यानी कि जिस श्लेष अलंकार की हम बात कर रहे हैं वो उसके यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ऊपर जो पानी शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो सामान्य अर्थ में है, वाटर के अर्थ में है। लेकिन जब हम नीचे बढ़ते हैं जहाँ पर लिखा है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो इस वाली पंक्ति में श्लेष अलंकार आ जाता है। अब यहाँ पर पानी शब्द का एक ही बार इस्तेमाल हुआ है, पानी, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, लेकिन इस पानी के 3 अर्थ हो जाते हैं। मोती के अर्थ में चमक, मानुष यानी मनुष्य के अर्थ में सम्मान या इज्जत, चून कहते हैं आटा, आटा फ्लोर। अब चून के अर्थ में पानी, वाटर, सामान्य अर्थ है उसका, जल। क्यों हुआ है अर्थ, देखिए इसका कैसे निकाला है कवि ने, क्यों ऐसा खूबसूरत प्रयोग किया है, देखिए क्या मतलब है इसका। रहीमदास जी कहते हैं कि जीवन का आधार पानी है। अब पानी का दूसरा अर्थ निकालते हुए अगली लाइन में कहते हैं पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी कि पानी के बिना, चमक के बिना मोती की कोई वैल्यू नहीं है, सम्मान के बिना मनुष्य की इज्जत नहीं है, कोई महत्व नहीं देता। चून, आटा, आटे में अगर आप पानी ना मिलाओ तो आप गूंथ नहीं सकते, रोटी नहीं बना सकते। यानी उबरे, यानी कि उसका कोई महत्व नहीं है, कोई उसको समझेगा ही नहीं, कोई उसको उबार नहीं सकता। यदि मोती में चमक ना हो, मनुष्य का सम्मान ना हो, और आटे में अगर आप पानी ना मिलाओ तो कोई उसका अर्थ नहीं है। यानी कि देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने पानी शब्द का इस्तेमाल किया 3 अर्थ में, मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में सम्मान या इज्जत, चून के अर्थ में सामान्य अर्थ वाटर, जल। इस उदाहरण में स्पष्टीकरण की तरफ बढ़ते हैं। इस उदाहरण में पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं। पहला मोती के लिए चमक, दूसरा मनुष्य के लिए सम्मान, और चून यानी आटे के लिए जल। तो देखिए आपने सुना होगा, कहते इसकी आंखों का पानी मर गया है, शर्म से पानी पानी हो गया, इस तरह के आपने शब्द सुने होंगे। तो ये पानी जो हमारे आसपास की भाषा में आपने देखा होगा, हमारे समाज में पानी का सम्मान के लिए भी होता है, और प्राचीन समय में चमक के लिए भी होता था। आपने कहा सोने का पानी चढ़ा रहे हैं, आपने गोल्ड प्लेटेड करवाते ना, तो पानी क्या, सोने की चमक चढ़ा रहे होते हैं। और तीसरा अर्थ तो जो चूने के अर्थ में है वो तो आपको पता ही है
कि चूना यानी चूनी का अर्थ है यहाँ पर आटा। आटे में अगर पानी नहीं मिलाएंगे तो आप गूँथ नहीं सकते, जब गूँथेंगे नहीं तो रोटी कैसे बनेगी। तो यानी कि कितनी खूबसूरती से रहीम ने 3 अर्थ में पानी का प्रयोग किया है। अब आगे देखिए, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार को अगर आप देखें गहराई से, बहुत से आप उदाहरण जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, सिर्फ आप उसको वहाँ तक सीमित मत रखिए। आप फिल्मी गानों में, गीतों में, भजन में, गज़ल में, आपको जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, आसपास जाकर के देखिए, समझिए। जो उदाहरण मैं बता रहा हूँ, जो डेफिनेशन बता रहा हूँ, देखिए कि इससे संबंधित उदाहरण आपको कहाँ मिलते हैं। जितना आप आसपास के माहौल को अपने पढ़ने पढ़ाने के तरीके में इस्तेमाल करेंगे, उतना आप मज़े लेकर के समझ करके पढ़ेंगे। और समझ करके जब आप दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे बतौर शिक्षक आप पढ़ा रहे हैं, चाहे आप अपने फ्रेंड्स को पढ़ा रहे हैं, तो वो आपकी बहुत इज्जत करने लगेगा, कहेगा इस बच्चे को कितना ज्ञान है, इस शिक्षक को कितना ज्ञान है। तो आप देखिए, ध्यान से इन बातों को सुनिए, समझिए। रट्टा मत मारिए। रट्टा मारने से होता क्या है कि मज़ा नहीं आता पढ़ने का। जब आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, समझ लेते हैं, उस पढ़ाई का अलग ही आनंद होता है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो। देखिए, अब हम बात करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार की। अतिशयोक्ति में 2 शब्द हैं, अतिशय प्लस उक्ति। आपने संधि पढ़ा होगा। संधि में एक संधि होती है गुण संधि, जिसमें आ और उ को मिला के ओ बन जाता है। तो आप देखिए, अतिशय, अतिशय में लास्ट में आ आता है और उक्ति की शुरुआत उ से होती है। आ और उ को मिला के आपका ओ बन गया, तो शब्द बन गया अतिशयोक्ति। जैसे आपने देखा होगा, महा उत्सव जमा महोत्सव समारोह, उसके बाद होता है सूर्य उदय सूर्योदय। उसी तरह से अतिशय, उक्ति, अतिशयोक्ति बन गया। अब अतिशय का मतलब है बहुत ज़्यादा और उक्ति का मतलब है बात। यानी अतिशयोक्ति शब्द अतिशय प्लस उक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जब किसी बात को हम बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करते हैं, बताते हैं, तो उसको हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। यानी जहाँ पर भी कोई बहुत बड़ी बड़ी बात करता है जो आपको असंभव सी लगे। ध्यान से सुनिए बच्चों, खास तौर से जो दक्षिण भारतीय शिक्षक इसको सुन रहे हैं, या दक्षिण भारत में रहने वाले बच्चे, या कोई भी बच्चे जो नॉन हिंदी हैं, जिनको हिंदी भाषा के क्षेत्र में नहीं रहते हैं, उनको मैं बहुत सरल शब्दों में यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, ताकि जो सरलता के साथ मैं समझा रहा हूँ, ये ज्ञान लोगों तक पहुँचे, आप दूसरों तक भी पहुँचे, अपने तक ही सीमित ना रखें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हमारे चैनल का स्लोगन ही है, ये ऊपर सबसे देखिए पीले कलर से जो SAS लिखा है, उसके नीचे यही शब्द लिखा है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैंने ये ज्ञान अपने तक सीमित नहीं रखा, मैंने आपके साथ बांटा है, और आप भी लोगों तक पहुंचाइए। अब जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको हिंदी नहीं आती है, उनकी मदद कीजिए, आप भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। देखते हैं, जहाँ पर आपने देखा बहुत सारे लोग बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, जो असंभव, यानी वो असंभव सी लगती है, ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ये बात करने का खूबसूरत तरीका होता है, मीनिंग को क्रिएट करने का तरीका है। अब ये क्या है, उसी को हम अतिशयोक्ति कहते हैं। फिल्मों में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आपने देखा, कोई हीरो हेलीकॉप्टर से कूद गया, कोई पहाड़ से जंप कर रहा है, कोई तीसरी मंजिल से जंप लगा रहा है, कोई गाड़ी से कूद रहा है, ये अतिशयोक्ति ही है। यानी कि सामान्य जीवन में आप देखते हैं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो कैमरे के ट्रिक और एडिटिंग वगैरह करके इतना ट्रिक से वो दिखाते हैं, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, इससे आप तालियां बजाते हैं और फिल्मों को देखते हैं, यही उनकी रोजी रोटी का जरिया है। उसी प्रकार से जब डायलॉग लिखते हैं, तो डायलॉग में भी कुछ ऐसे डायलॉग आ जाते हैं जो आपको लगता है सामान्य जीवन में ऐसा होना संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखिए, घोड़ा हवा से बात कर रहा था। अब घोड़ा हवा से कैसे बात करेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हम कहना क्या चाह रहे हैं कि घोड़ा बहुत तेज चल रहा था, क्योंकि हवा भी तेज चलती है। अब हवा से बात करने के लिए घोड़े को भी तेज चलना पड़ेगा। यानी कि हम दोनों को की सिमिलरिटी दिखाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि घोड़ा हवा से बात कर रहा था। जैसे कोई अगर कहे कि परीक्षा हाल में पहुंचते ही उसने परीक्षा समाप्त कर ली, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसने लिखा नहीं। कहने का अर्थ यह है कि उसको सारे प्रश्नों के उत्तर आते थे, इसलिए उसने आसानी से सारे उत्तर हल कर लिए। कोई कहे कि गाड़ी में बैठते ही मैं मुंबई पहुंच गया, तो गाड़ी में बैठते कैसे पहुंचेगा, गाड़ी तो जाएगी तभी पहुंचेगा। कहने का अर्थ है कि गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी, इसलिए ये बढ़ा चढ़ा कर के बात की गई है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जहाँ भी बात को बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया जाता है, वहाँ पर ये अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप अपने आसपास ऐसे उदाहरण बहुत से आपको मिलेंगे, आप ढूंढ सकते हैं। अब देखिए, ग्रीन कलर में जो वो स्पष्टीकरण लिखा है उसको पढ़ते हैं।
इस उदाहरण में घोड़े की तेज गति को दिखाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, यानी कि उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। घोड़े की गति को, स्पीड को बताने के लिए उसको बढ़ा चढ़ा करके हमने हवा से बात करने वाला बताया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। एक बात यहाँ साथ साथ मैं और बताना चाहूँगा, मैं अपने सभी बच्चों को और शिक्षकों को भी बता देता हूँ, जो गलतियाँ ना हो उनसे। ये यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखा हुआ है तेज, एक शब्द है यहाँ पर लिखा, तेज में ज के नीचे डॉट लगता है, इसको उर्दू में नुक्ता बोलते हैं। अगर आप इसमें ज के नीचे डॉट लगाएंगे तो उर्दू का शब्द होगा, यानी लफ्ज़ हो जाएगा। अगर आप नुक्ता हटा देंगे, डॉट हटा देंगे तो हिंदी का हो जाएगा। देखिए कितना फ़र्क आ गया। आप इसमें से बिंदु हटा दें नीचे तो ये तेज का अर्थ हो जाएगा चमक, जैसे उनके चेहरे पर बहुत तेज था, बुद्ध के चेहरे पे बहुत तेज था, तो इसका अर्थ है चमक। लेकिन जैसे ही आप इसके नीचे जा के नीचे आप बिंदु लगा देते हैं, इसका उच्चारण हो जाता है तेज ज। तो जैसे ही बिंदु लगाएंगे, इसको उर्दू में नुक्ता बोलते हैं, इसका उच्चारण ज़ हो जाता है, ज नहीं होगा, जेड की तरह होगा। जैसे ही लगाते हैं इसका अर्थ बदल जाता है, ये हो जाता है स्पीड के अर्थ में आ जाता है तेज़, यानी कि वो बहुत तेज़ चलता है, बहुत स्पीड में चलता है। तो आपको ये पता, ये भी बच्चों को आपको समझाना पड़ेगा, बच्चों आपको भी समझना पड़ेगा अपनी भाषा का इस्तेमाल करते समय। मैंने बहुत से बच्चों को सुना, पढ़ते हुए और बोलते हुए सुना है, जो बड़ा अनुचित लगता है। शिक्षक खासतौर से इस बात का ध्यान रखें कि उर्दू के बहुत से जो शब्दों का इस्तेमाल हिंदी में होता है उसका भी सही से आप उच्चारण करें। कई बार मैंने सुना, कहते हैं मैं आपके सामने गज़ल गाने जा रहा हूँ, जबकि गज़ल नहीं होता, होता है गज़ल। कोई कहता है कि मैंने ये वस्तु उस खाने में रख दी, खाना नहीं होता, खाना होता है। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए मैं विशेष अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें उर्दू के शब्दों को मैं शामिल करूंगा, ताकि आप सही उच्चारण करके अपने बच्चों को सिखा सकें और बच्चे जो सुन रहे हैं वो भी सही उच्चारण करें। क्योंकि होता क्या है, आप अगर गलत बोलते हैं और विद्वानों के बीच में अगर आप बोलना शुरू करते हैं तो आपको बोलते कुछ नहीं है, लेकिन वो आपके मार्क्स काट लेते हैं और आपकी छवि गलत बनती है कि जब आपको आता नहीं तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, आप वो ऐसा मन में सोचते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आप एक वीडियो बनाऊंगा उर्दू के जो बहुत से ऐसे शब्द हैं जो इस्तेमाल होते हैं और उसका उच्चारण लोग गलत करते हैं, वो भी मैं डालूंगा ताकि आप अपने उच्चारण को सही कर सकें। उच्चारण को हम उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ बोलते हैं, उसका आप सही से उच्चारण करें। आगे हम देखते हैं, हमारा आज का तीसरा जो अलंकार है वो है मानवीकरण। ये बहुत सरल अलंकार है, बहुत बच्चों और शिक्षकों ख़ास तौर से ध्यान रखिए, बहुत सरल है ये, कोई मुश्किल नहीं है। आपको वीडियोस बार बार देख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि क्लास तो चल नहीं रही, रिकॉर्डेड वीडियो है। आप बार बार इसको देखिए, जहाँ समझ में ना आए वहाँ रोक करके आगे बढ़ते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इतनी सरलता के साथ में इसमें बातें की गई हैं, उदाहरण दिए गए हैं कि मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ इसमें कमी है जो आप समझ नहीं सकते। मैं अपने बच्चों को अलंकार 2 दिन में सिखा देता हूँ, 2 दिन के अंदर वो अच्छे से अच्छी तरह से सीख जाते हैं, समझ जाते हैं और फिर खुद मुझे आकर के अपनी उदाहरण देते हैं फिल्मी गीतों से, कई बार न्यूज़पेपर से कटिंग ला के बताते हैं, सर इसमें अनुप्रास अलंकार, इसमें वीप्सा अलंकार, इसमें सर देखिए यमक अलंकार है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा जो पढ़ाना है वो सार्थक हो गया, बच्चे समझ गए। ख़ास तौर से अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल के बच्चे जब कुछ हिंदी में करके लाते तो बहुत खुशी होती है और वो भी बहुत पूरे आत्मविश्वास के साथ में बहुत खुश होकर के बोलते हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि चलिए मेरी मेहनत सफल हुई। तो आप भी ऐसे कीजिए ताकि आपको भी यही गर्व की अनुभूति हो और आपके बच्चे अधिक से अधिक सीख सकें। तो हम देखते हैं मानवीकरण अलंकार को अंग्रेज़ी में, सभी बच्चे ध्यान दें, अंग्रेज़ी में आप फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं और जो टीचर्स हिंदी पढ़ा रहे हैं और उनको कोई कन्फ्यूज़न है अलंकार के बारे में, क्योंकि ये पाठ्यक्रम में लग ही चुका है 10वीं कक्षा में, तो कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। किसी भी अलंकार को समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, सरल से सरल शब्दों में आपको बता दूंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ और समझा पाएँ। मानवीकरण अलंकार को अंग्रेजी में हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जो अलंकार है यानी फिगर ऑफ स्पीच, ये हमारे जो इंग्लिश पोइट्स हैं उनका सबसे फेवरेट यानी उनका सबसे पसंदीदा अलंकार रहा है। और हमारा जो रोमांटिसिज्म का टाइम है, जो चाहे हम किड्स की बात करें, चाहे वर्ड्सवर्थ की बात करें, चाहे हम कॉलरिज की बात करें, जितने अंग्रेज़ी के बहुत से मशहूर कवि हैं, इन सब ने इसका बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब भी प्रकृति के बारे में कविताएं लिखी हैं, सबसे ज़्यादा उन्होंने नेचर को पर्सोनिफिकेशन अलंकार के रूप में पेश किया है, यानी मानवीकरण अलंकार के रूप में पेश किया है। तो मानवीकरण अलंकार को समझना बहुत आसान है। देखिए कैसे, जहाँ पर
निर्जीव वस्तुओं का सजीव की तरह चित्रण किया जाए। बहुत सरल, कोई मुश्किल नहीं, सिंपल सी एक डेफिनेशन है। जितनी यहाँ पर परिभाषाएं दी गई हैं, आप वीडियो का पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग बहुत ध्यान से सुने एक एक शब्द को। आपको किसी भी और वीडियो की, किसी और पुस्तक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अलंकार को समझने के लिए, मेरी गारंटी है। जहाँ पर निर्जीव वस्तुओं का सजीव की तरह चित्रण किया जाए, यानी कि कोई रचनाकार, कोई भी, आप देखिए, ध्यान रखिए, अलंकारों का संबंध आप साहित्य से जोड़िए, सिर्फ कविताओं से मत जोड़िए। ये बहुत गलत, लोगों को गलतफहमी है कि अलंकार सिर्फ कविता में ही होते हैं। अलंकार गद्य और पद्य दोनों में भी होते हैं, ध्यान रखिए। तो कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि अलंकार भाषा को प्रस्तुत करने का, प्रभावशाली बनाने का एक तरीका है, जो कि सिर्फ कविता तक सीमित नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको। यानी जहाँ पर निर्जीव वस्तुओं का सजीव की तरह चित्रण किया जाए, अर्थ क्या है, जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, जिनमें जान नहीं है, उनको आप ऐसा चित्रित कर रहे हैं जैसे उसमें जान है। उनको आप बिल्कुल ऐसा दिखा रहे हैं कि वो मनुष्यों की तरह बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। यानी जिन मृत, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी निर्जीव वस्तुएं हैं, उसको आप मनुष्यों की तरह काम करते, बात करते या गतिविधि करते दिखाते हैं या देखते हैं किसी रचना में, तो हम उसे कहते हैं यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको सरल सा उदाहरण दे रहा हूँ, वो देखिए, आपको नई नई बातें मैं बता रहा हूँ, तो आप उसको सीखिए। आपने कठपुतली कविता पढ़ी 7वीं कक्षा में। कठपुतली कविता में कठपुतली बात नहीं कर सकती, लेकिन कठपुतली को बात करते हुए दिखाया जा रहा है, ये भी मानवीकरण अलंकार का ही उदाहरण है। आपने 7वीं कक्षा में ही पापा खो गए पाठ पढ़ा, खंबा भी बात कर रहा है, लेटर बॉक्स भी बात कर रहा है। आपने देखा उसमें पेड़ भी बात कर रहा है, कौवा भी बात कर रहा है। तो जो बात नहीं कर सकते उनको मनुष्य, इसलिए नाम क्या है, मानवीकरण, यानी उनको मानव बना देना, मानव की तरह प्रस्तुत करना, यही इसका मतलब है मानवीकरण शब्द का। तो आपने देखा कि खंबे का बात करना, लेटर बॉक्स का बात करना, कौवे का बात करना, ये संभव नहीं है हमारे रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में। इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल होता है। कुछ स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं फिल्मों की, या कई बार आपने देखा होगा हमारे स्कूलों में भी होता है, आप लोग भी जो करवाते होंगे, सभी शिक्षकों से मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पर भी आप आसानी से देखेंगे अलंकार का इस्तेमाल होता है इस मानवीकरण का। जैसे आपने देखा कन्या भ्रूण हत्या पर एक बच्ची पेट में है और माँ से बात करे कि मुझे मत मारो, इस तरह का आप इमेजिन करके लिखिए, फैंटेसी जो होती है, इमेजिन करके लिखते हैं, जो असंभव है, यानी वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं हो सकता, वो भी मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत ही आप उसको शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा अब देखिए क्या है इसका उदाहरण, फूल मुस्कुरा रहे थे, आप फूल मुस्कुरा नहीं सकते, यानी खिले हुए फूलों को आपने दिखाने के लिए यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया, मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराना किसका काम है, ये तो मनुष्यों का गुण है, इसलिए मुस्कुराना मनुष्यों का गुण होने के कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इससे पहले आपने अतिशयोक्ति अलंकार देखा, वहाँ पर था घोड़ा हवा से बात कर रहा था, तो घोड़ा तो हवा से बात नहीं कर सकता, वहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। ध्यान दीजिए, अगर आप विषय को समझ लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि एक ही उदाहरण में बहुत सारे अलंकार होते हैं, हो सकता है उसमें मानवीकरण भी हो, अतिशयोक्ति भी हो, और साथ साथ अनुप्रास भी आ जाए, श्लेष भी आ जाए। कई अलंकार एक ही उदाहरण में आ सकते हैं। बच्चों और शिक्षकों, ध्यान दीजिए मेरी इस बात पर, लेकिन ये आप तभी पहचान पाएंगे जब आपको अलंकार अच्छी तरह से स्पष्ट हों, समझ में आ गए हों। मेरे अपने बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूँ, वो कई बार एक एक उदाहरण में 4-4 अलंकार निकाल के लाते हैं, कहते हैं सर इसमें तो अनुप्रास भी है, इसमें तो सर विवक्षा भी है, इसमें तो सर अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति के साथ साथ इसमें तो मानवीकरण भी आ रहा है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे अच्छी तरह से समझ चुके हैं अलंकार को। यही हमारे पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि बच्चे समझ पाएँ, और जब बच्चे आकर के बताते हैं कि ये अपने आप ही ढूंढ ढूंढ के नए उदाहरण लाते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं सही दिशा में हमारा पढ़ाना जा रहा है, हमारी मेहनत सफल हो रही है। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बार बार मैं बता रहा हूँ, ताकि इस चैनल पर जो ज्ञान मिलने वाला है आपका, मेरे अनुभव का, पढ़ाने के तरीकों का, जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे तरह से एक बेहतर शिक्षक बन पाएंगे, और विद्यार्थी जो सुन रहे हैं वो उनके अंदर तर्क करने की क्षमता आएगी, विषय को अलग रूप में पेश करने की उनके अंदर एक तरकीब आ जाएगी, एक आत्मविश्वास आ जाएगा, जिससे उनकी पहचान कक्षा में और साथ साथ पूरे विद्यालय में अलग बनेगी। जब आपके पास ज्ञान होगा तो आप बार बार डिबेट कंपटीशन में जाना चाहेंगे, स्टेज पर बोलने के लिए आपके अंदर एक आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारी बातें इसमें सुनने को, देखने को मिलने वाली हैं। तो लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है, तभी आपको इसका फ़ायदा होगा। अब हमने तीनों अलंकार पढ़े, अब हम अभ्यास की बात करेंगे। देखिए,
बूंदे आसमान से उतर रहीं। अब उतरना किसका काम है? तो कोई मनुष्य ही कर सकता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आ जाएगा? मानवीकरण अलंकार है। आप ये भी बोल सकते हैं, हवा सरसों के खेतों में कंघी कर रही थी। कंघा को कौन करता है? मनुष्य करता है। बालों को काट, आपने देखा वो सजाते संवारते हैं। लेकिन हवा ऐसे चलती है तो आपने देखा सरसों का जो पीले पीले जो फूल आपने देखे हुए हैं थोड़ा से दब जाते हैं, हवा उसको दबाते हुए निकल जाती है। तो ऐसा कभी नहीं कल्पना की जैसे हवा सरसों के खेतों में फूलों पर कंघी कर रही है, तो उसको बाल मान लिया गया जो वहाँ पर फूल लगे हुए थे। इसके अलावा बहुत से हमारे मुहावरे हैं। मुहावरों में मानवीकरण अलंकार बहुत पाया जाता है, अतिशयोक्ति भी पाया जाता है। जैसे वो कहते हैं हाँ, हवाई किले बनाना कोई कहता है, तो हवाई में किले कौन बना सकता है हवा के अंदर? लेकिन ये बताया गया कि ऐसी बातें करना जो संभव नहीं है। तो ये भी आपने देखा कि मानवीकरण अलंकार आप में डाल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। या मानवीकरण में आप उसको ना डालें, ये अतिशयोक्ति अलंकार में आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई बार हमारे मुहावरों में भी कई अलंकार मिल जाते हैं। अलंकारों में जो आपके हम बात करेंगे मुहावरों में कई बार आपका मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण आप पा सकते हैं। 3 अलंकारों के उदाहरण आपको मुहावरों में मिल जाएंगे। अब आप वीडियो को ध्यान से बार बार सुनिए, देखिए, समझिए। और आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, रूपक अलंकार, उसके बाद मानवीकरण अलंकार और तीसरा अतिशयोक्ति अलंकार। ये तीनों अलंकारों के उदाहरण आपको मुहावरों में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आप देखिए कौन सी डेफिनेशन किस मुहावरे पर फिट बैठ रही है, आप उस उदाहरण को उठा लीजिए, उस मुहावरे को आप समझ जाएंगे ये तो रूपक अलंकार है, ये तो आप मानवीकरण अलंकार आ रहा है, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार आ रहा है। ठीक है, तो अब आप आगे बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जर गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में अभी तक आग लगी भी नहीं थी सही से कि लंका पूरी जल गई। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि हनुमान ने बहुत तेजी से पूरी लंका में आग लगा दी। अतिशयोक्ति बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है यहाँ पर। मंगन को देत पट देत बार बार। अब देखिए मंगन मतलब मांगने वाले को। यहाँ पर देखिए इस अलंकार में, यहाँ पर जो अलंकार का उदाहरण दिया गया है इस वाक्य के अंदर, इस पंक्ति के अंदर, देखिए कितने खूबसूरत तरीके से कवि ने अलंकार का इस्तेमाल किया। अलंकार कौन सा मैं नहीं बता रहा हूँ अभी हम पहले समझ लेते हैं कि जो पंक्ति है, इस पंक्ति को 2 लोगों से कनेक्ट करके कवि ने बात कही है। एक वो व्यक्ति जो दानी है और एक वो व्यक्ति जो कंजूस है, जो किसी की मदद नहीं करना चाहता है। अब देखिए मंगन का अर्थ है यहाँ पर मांगने वाला, भिक्षुक। देत का मतलब देना, पट का मतलब है, यहाँ पर 2 अर्थ है पट के, ध्यान रखिए। एक पट का अर्थ है दरवाज़ा और दूसरा पट का अर्थ है वस्त्र, कपड़ा। अब बार बार तो आपको पता ही है, एक के बाद दूसरी बार। अगर आप इसका अर्थ निकालेंगे कंजूस के अर्थ में इस पंक्ति का, तो क्या अर्थ निकलेगा? देखिए मंगन को देख, पट देख, यहाँ पर जो शब्द है देख है, देत नहीं है, ध्यान रखिए, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा। देत नहीं है, ये देख है। मंगन को देख पट देत बार बार, यानी कि एक व्यक्ति जो कंजूस है, जैसे उसने मांगने वाले को देखा, पट देत बार बार, अपने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया, जोर से धड़ाम से बंद कर दिया ताकि वो भाग जाए, यानी कि उसे नफरत थी। मंगन को देख पट देत बार बार, तो उसने बंद कर दिया। अब देखिए एक व्यक्ति है जो बहुत बड़ा दानी है, कर्ण की तरह, राजा हरिश्चंद्र की तरह सबको दान करते हैं। अब उसके अर्थ में क्या अर्थ निकलता है, उससे जोड़ते हैं। मंगन को देख पट देत बार बार, मंगन को जैसी मांगने वाले को देखा तो उसने पट यानी वस्त्रों को उसको बार बार दान कर दिया, यानी कि उसके पास जो वस्त्र थे उसने उस मांगने वाले को दान कर दिया बार बार। तो आप देखिए पट शब्द के हमने 2 अर्थ निकाल दिए, एक वस्त्र और एक निकाला हमने दरवाज़ा। जब 2 अर्थ निकाले, एक कंजूस के अर्थ में दूसरा अर्थ निकला और दूसरा था दानी, महादानी के अर्थ में दूसरा अर्थ निकला। तो देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पर एक ही शब्द में 2 अर्थ छुपे हैं, एक ही वाक्य में 2 अर्थ छुपे हैं। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? वेरी गुड, बिल्कुल सही, ये है श्लेष अलंकार, क्योंकि पट शब्द में 2 अर्थ छुपे थे, वस्त्र भी है और दरवाज़ा भी है। और इस प्रकार यहाँ पर एक दानी के अर्थ में और एक कंजूस के अर्थ में 2 अर्थ यहाँ पर निकल के आपके सामने आ गए। और हाँ, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक और अलंकार भी है। वेरी गुड, आपने सही अंदाज़ा लगाया, बार बार यहाँ पर विवक्षा अलंकार भी है। आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे, उसमें बताया गया है कि किसी शब्द का प्रयोग 1 से अधिक बार हो लेकिन अर्थ ना बदले तो वहाँ पर विवक्षा अलंकार होता है या पुनरुक्ति अलंकार, दोनों एक ही नाम है। तो बार बार आ गया, जैसे बार बार, चुपके चुपके, धीरे धीरे, ये विवक्षा अलंकार भी है। और साथ में
क्योंकि बार बार में ब और बा 2 बार आया है, तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण भी बन गया। तो आप देखिए एक साथ 3 अलंकार हो गए, श्लेष अलंकार, विवक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार। तो ये जो सरल सरल तरीके मैं आपको बता रहा हूँ अलंकार को समझने और समझाने के, ये आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिल सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर सुनने को देखने को मिलेंगी, जो आपके पढ़ाने के तरीके को और बच्चों के पढ़ने के तरीके को बहुत अच्छा कर देंगे, जिससे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में या स्कूल के एग्ज़ाम में, परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे और आपके पास तर्क करने की क्षमता भी उत्पन्न हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, अब अगले अभ्यास की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले अभ्यास के लिए हम आपको अगले वीडियो में बात करेंगे, अब जिसमें तीनों अलंकार आपके साथ एक साथ आ जाएंगे और उसका हम अभ्यास करेंगे, जिससे मुझे पता चले कि आपने कितना सीखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी हर स्लाइड में सबसे नीचे पीले कलर से चैनल का नाम लिखा हुआ है, हैशटैग लगा के लिखिए NCERT हिंदी बाय कुमार, हैशटैग NCERT हिंदी बाय कुमार। आप जब ये गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे, हैशटैग ज़रूर लगाइएगा, तो आपको पूरा चैनल खुल जाएगा, आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बार बार कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले समय में बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। यहाँ पर व्याकरण से संबंधित बात मिलेंगी आपको, यहाँ पर आप साहित्य के बारे में भी जान पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मैंने शामिल किया, वो है लाइफ स्किल्स, यानी कि नैतिक शिक्षा से जुड़े वीडियो भी आपको इसमें मिलेंगे। सभी शिक्षक और सभी छात्र इन सभी वीडियो का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अलंकार अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।